तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा विषय है भाषा परीक्षण, यानी हिंदी अनुच्छेद को किस प्रकार से हल करना है और उसका उत्तर कैसे अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखना है, ये सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हम, या कहें आज की इस ऑनलाइन क्लास में, कुल 4 अनुच्छेद पढ़ करके उसका उत्तर ढूंढना और उत्तर लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो चलिए अनुच्छेद पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 1। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला मोहन बचपन से ही कहानियों का शौकीन था। उसके दादा उसे हर रात कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां मोहन के मन में गहरी छाप छोड़ गई। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने खुद कहानियां लिखना शुरू की। मोहन के पास एक पुरानी डायरी थी जिसमें वह अपनी कहानियां लिखता था। वह अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को कहानियों में पिरोता था। उसकी कहानियां गांव के जीवन, प्रेम, संघर्ष और सपनों से भरी होती थीं। एक दिन उसके स्कूल में एक कहानी प्रतियोगिता हुई। मोहन ने अपनी सबसे प्रिय कहानी चांदनी रात का सपना प्रतियोगिता में भेजी। तो इस तरह बच्चों अनुच्छेद हुआ समाप्त। अब आते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न देखो इस अनुच्छेद का। मोहन को बचपन में खाली स्थान का शौक था। कहानियां सुनने का, कहानियां लिखने का, कहानियां सुनाने का, गीत गाने का। तो अनुच्छेद को अगर ध्यान से सुने हो तो देखो, वो बचपन में उसे उसके जो दादाजी थे वो उसे कहानी सुनाते थे। तो लिखा है, गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला मोहन बचपन से ही कहानियों का शौकीन था और उसके दादा उसे हर रात कहानियां सुनाते थे। तो उसके दादा कहानी सुनाते थे और वो मोहन सुनता था। तो बचपन से उसको कहानियां सुनने का शौक था। ठीक है, याद रखना, सुनाने का नहीं। मोहन कहानी सुनाता नहीं था, मोहन कहानी लिखने का भी आया है। तो मोहन कहानी बाद में लिखा ना, बचपन में वो कहानी सुनता था। तो कहानी सुनने का ये उत्तर इसका होगा। मोहन को बचपन में कहानियां सुनने का शौक था। ठीक, अगला देखें प्रश्न 2। उसकी कहानियां खाली स्थान होती थी, संघर्ष भरी, हास्यप्रद, डरावनी, मजेदार। तो बच्चों, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले अनुच्छेद में ये जो प्रश्न में जो लिखा है लाइन, जो वाक्य लिखा है, उसे जरूर ढूंढ लेना। ठीक है, तो उत्तर देने में गलती नहीं होगा। देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है, उसकी कहानियां गांव के जीवन, प्रेम, संघर्ष और सपनों से भरी होती थी या थी। तो 4 चीज लिखा है। जीवन, गांव का जो जीवन है वो प्रेम से, संघर्ष और सपनों। तो इन्हीं में से जो उत्तर में दिया है वही होगा। तो देखो, संघर्ष से भरी लिखा है, हास्यप्रद, डरावनी, मजेदार, ये शब्द कहीं पर भी अनुच्छेद में नहीं आया है। हास्यप्रद बोलते हैं बच्चों जिस कहानी को सुनकर हंसी आए, या कोई भी चीज सुनकर हंसी आए, या कोई भी चीज देखकर हंसी आए, तो वो हास्यप्रद होता है। ठीक है,
जिसको सुनकर जैसे चुटकुला सुनते हो, कॉमेडी वीडियो देखते हो तो क्या आता है, हंसी आता है। तो वो हास्यप्रद वीडियो है या हास्यप्रद कहानी है, हास्यप्रद चुटकुले हैं, मजेदार, जिसको सुन के बहुत मजा आए, आनंद आए, मन खुश हो जाए तो मजेदार है। डरावनी, जिस कहानी को, जिस वीडियो को देखकर मन में डर पैदा हो तो डरावनी। तो वो मोहन को जो कहानी सुनाते थे उसके दादाजी, वो गांव के जीवन का संघर्ष भरी और प्रेम से संबंधित है। तो यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन ए। ये देखते हैं अगला प्रश्न, मोहन को कौन कहानियां सुनाया करता था। तो ये प्रश्न का उत्तर तो हर बच्चे अच्छे से जानते होंगे, मोहन को उसके दादा कहानियां सुनाया करता था। अनुच्छेद में आया है ये बात। अगला प्रश्न देखो, थोड़ा का विलोम है, विलोम को क्या बोलते हैं, विलोमार्थी शब्द भी बोलते हैं, विलोमार्थी, और क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक। सब शब्द का मतलब जानना जरूरी है, क्या क्या बोला जा सकता है। विलोम शब्द, विलोमार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द और विरुद्धार्थी शब्द भी बोलते हैं, विरुद्धार्थी, ठीक है, या विपरीत अर्थ वाला, उल्टा अर्थ वाला। तो थोड़ा, थोड़ा को ही कम बोलते हैं और अल्प भी बोलते हैं, अब कुछ माने भी थोड़ा होता है। तो थोड़ा का विलोम यानी उल्टा होगा अधिक, क्या होगा, अधिक। ऑप्शन सी बच्चों इसका सही उत्तर है। चलिए 65 नंबर का प्रश्न देखें, वह शब्द खाली स्थान है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, नहीं क्रिया, विशेषण। तो वह शब्द है बच्चों सर्वनाम, तुम लोगों को पढ़ाए हैं। सर्वनाम का मतलब ही होता है सभी नाम यानी संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर लिखा जाने वाला जो शब्द है वह कहलाता है संज्ञा, और वह जो शब्द है वो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह शब्द क्या है, कौन सा प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक है। अब पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये अन्य पुरुषवाचक और एक वचन, ठीक है, पूरा पता होना चाहिए। वह शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम के पहला प्रकार देखें पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक और पुरुषवाचक के 3 प्रकार में ये तीसरा अन्य पुरुषवाचक और एक वचन सर्वनाम है, ये जो वह शब्द है। ठीक, अब चलिए 5 प्रश्न तो हो गए इस अनुच्छेद के। इस अनुच्छेद में कुछ कठिन शब्द हों तो उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला मोहन बचपन से ही कहानियों का शौकीन था, लिखा है। तो मुझे बता सकते हो ये बचपन कौन सा शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। किसी बच्चे को पता हो तो माइक ऑन करके कमेंट करो, कौन सा संज्ञा है तो संज्ञा का कौन सा प्रकार, भाववाचक संज्ञा। नाम बताओ अपना। मानसी श्रीवास। हिमांशी श्रीवास ने कहा कि बचपन भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। ये जब मैंने संज्ञा में भाववाचक संज्ञा पढ़ाया था तो बचपन, ये पन जो शब्द है, पन, ये यही याद दिलाता है कि ये भाववाचक संज्ञा है, बचपन, ठीक है, बचपन। उसी तरह और क्या आता है, बचपन हो गया, एक तो बचपन और कई कई शब्द में पन शब्द लग, बड़प्पन, एक नंबर बड़प्पन। और याद आ रहा है एक आध शब्द, बचपन, बड़प्पन। अब पा शब्द से पा लगा के अंतिम में बुढ़ापा,
बनता है एक तो नहीं, त्व लगा के बनता है स्त्रीत्व नारीत्व। तो ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय को याद रखना रहता है, पन त्वा पा, ठीक है, ये को। चलिए बहुत बढ़िया उत्तर दिए हो। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक शब्द है, उसके दादा उसे हर रात कहानियां सुनाते थे। यहाँ उसके शब्द किसके लिए लिया गया है? मोहन। बहुत बढ़िया उत्तर, मोहन। उसके एक सर्वनाम है जो कि मोहन की जगह में लिखा गया है। मोहन एक संज्ञा है। बहुत बढ़िया। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, इस वाक्य में थोड़ा शब्द कौन क्या है? थोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। जब वह क्रिया थोड़ा विशेषण। क्या होगा? क्रिया क्रिया विशेषण। विशेषण। तो इसमें क्रिया क्या है? नहीं, क्रिया क्या है? विशेषण। विशेषण। देख लो अच्छे से, तो विशेषण, तो विशेषण होगा तो किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताएगा। तो संज्ञा या सर्वनाम क्या है? इसमें किस संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बता रहा है ये थोड़ा? वह। वह थोड़ा है। वह कैसा है? तो थोड़ा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो ध्यान से देखना था, वह का विशेषता नहीं बता रहा है थोड़ा। थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ यानी बड़ा होना। अब बड़ा होना क्रिया है, अब क्रिया की विशेषता बता रहा है थोड़ा, इसलिए क्रिया विशेषण हुआ। यहां ध्यान दिया करो बच्चों, थोड़ा शब्द बड़ा हुआ के पहले लगा है। अब बड़ा हुआ यानी बड़ा होना एक क्रिया है, छोटा होना, बड़ा होना एक क्रिया है। तो बड़ा होना एक क्रिया है, क्रिया के पहले ये शब्द लगा है, मतलब एक क्रिया विशेषण है। ठीक। अगर वह की विशेषता बताता तो कहते, प्रश्न बनाते तो वह कैसा है, तो उत्तर थोड़ा आता। तो वह कैसा है, ऐसा प्रश्न बनाने पर उसका उत्तर थोड़ा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये विशेषण नहीं है। तो वह शब्द जो थोड़ा शब्द है वो बड़ा होना का, बड़ा होना एक क्रिया है, उसका विशेषता बता रहा है, तो वो क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो उसने खुद कहानियां लिखना शुरू की। यहाँ की शब्द से क्या पता चलता है? की नहीं है, की और की में अंतर है, की में बहुवचन है। सॉरी, अरे क्या हो गया। चलो देखो यहाँ, उसने खुद कहानियां लिखना शुरू की लिखा है। की में अंक की मात्रा है और की होता है, तो की और की में क्या अंतर है? कोई बच्चा बताओ जो जानते हो। की एकवचन होता है और की बहुवचन होता है। की बहुवचन होता है, अंक की मात्रा लग गया तो बहुवचन होता है। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या चीज बहुवचन है, किसको एक से अधिक है करके बताना चाह रहा है जो लिखने वाला है? क्या चीज एक से अधिक है? कहानी। बोलो बोलो। कहानी। बहुत बढ़िया, यही तो उत्तर है जी, ठीक तो जी। उस तो उसने खुद कहानियां लिखनी शुरू की। अब क्या कहानियां? अगर कहानी एक होता तो कहानी लिखा रहता, कहानियां लिखा है माने एक से अधिक कहानियां हो गया, तो एक से अधिक है, इसीलिए यहाँ की जगह में की लिखा है। ठीक है,
तो यहाँ कहानी बहुवचन में है, तो ये क्रिया भी बहुवचन में होता है। याद रखो, जो चीज कर रहे हैं, कहानियां लिखना एक क्रिया है, और क्रिया बहुवचन में है, तो ये वाला भी शुरू दो क्रिया है इसमें। शुरू करना भी एक क्रिया है, कहानी लिखना भी एक क्रिया है, तो दोनों क्रिया बहुवचन में रहेगा। जैसे वे खाना खाते हैं, तो वे सर्वनाम भी बहुवचन में है, खाते ये भी बहुवचन में है, तो ये भी बहुवचन में है कहना, है कहना में अंतर है। ऐसे ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ एक वाक्य है बच्चों, जिसमें वह अपनी कहानियां लिखता था। जिसमें वह अपनी कहानियां लिखता था। जिसमें शब्द किसके लिए लिया गया है? डायरी। बिल्कुल सही जवाब, डायरी। डायरी शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। डायरी शब्द क्या है? बिल्कुल सही जवाब, डायरी एक संज्ञा है, क्योंकि डायरी एक वस्तु का नाम है, और वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, इन सभी के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो डायरी एक वस्तु है, और वस्तु को बोलते हैं डायरी। एक पुस्तक है जी, पुस्तक क्या एक वस्तु है, उसी को डायरी बोलते हैं। कॉपी को डायरी बोलते हैं। तो एक वस्तु का नाम है, और नाम है तो संज्ञा होगा। जिसमें ये हो गया सर्वनाम, संज्ञक जगह में लिखा गया शब्द है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों बीच बीच में जो व्याकरण से संबंधित बातें हैं वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक चीज बता दो मुझे, चांदनी रात का मतलब समझते हो? चांदनी रात किसे कहते हैं? या चांदनी का मतलब समझते हो? चांदनी किसे चांदनी किसे कहते हैं, समझते हो? तारा। नहीं नहीं, तारा अलग चीज है। चलो, बहुत बढ़िया, कोशिश किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, चंद्रमा से या चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। रात में जब उदय होता है तो चंद्रमा का प्रकाश हमारे धरती पर पड़ता है, तो वही चंद्रमा से आने वाली प्रकाश कहलाता है चांदनी। और सूर्य से आने वाली प्रकाश को तुम लोग बोलते हो धूप। क्या बोलते हो? धूप है? तो सूर्य के हर प्रकाश का नाम है, सूर्य से आ रहा है प्रकाश तो धूप है, लेकिन चंद्रमा से वही प्रकाश आ रहा है तो वो चांदनी है। तो चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश को धूप बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखो। तो जब आकाश में रात में चंद्रमा निकला रहता है तो वो उसका जो प्रकाश फैला रहता है वो कहलाता है चांदनी रात। और जब चंद्रमा नहीं निकला है तो वो चांदनी रात नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश ही नहीं रहेगा। ठीक, तो चांदनी यानी चंद्रमा का प्रकाश होता है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगला अनुच्छेद में। ध्यान से सभी सुनना। महान व्यक्तित्व वह होता है जो अपने कार्यों, विचारों और आदर्शों से समाज और मानवता को प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्तित्व अपने जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करता है और दूसरों के लिए एक आदर्श बनता है। महान व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं सत्यनिष्ठा, करुणा, साहस और समर्पण। महात्मा गांधी एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का उदाहरण हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उनका जीवन संघर्ष और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने सादगी
और स्वावलंबन को अपनाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। तो ये रहा बच्चों महान व्यक्तित्व। वास्तव में महान व्यक्तित्व किसे कहते हैं और एक महान व्यक्तित्व का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कौन है महान व्यक्तित्व इसमें? महात्मा गांधी जी। चलिए महात्मा गांधी जी के बारे में तो बहुत सारा कहानी आप लोग सुने हो। अब आते हैं प्रश्न की ओर। महान व्यक्तित्व का अर्थ है केवल धन अर्जित करना, प्रसिद्धि पाना, अपने परिवार की देखभाल करना, मानवता के मूल्यों को समझना। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों मानवता के मूल्यों को समझना। अगर तुम इसको अच्छे से पढ़े हो तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि महान व्यक्ति वह होता है जो अपने कार्यों, विचारों, आदर्शों से समाज और मानवता को प्रेरित करता है। व्यक्ति अपने जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यही होगा। बाकी तीन ऑप्शन इसलिए गलत है बच्चों कि जो महान व्यक्तित्व होगा, जिसको हम महापुरुष, महान पुरुष बोलते हैं, महान व्यक्ति बोलते हैं, वो धन अर्जित यानी पैसा कमाने में नहीं लगा रहता। केवल प्रसिद्धि पाना, तो प्रसिद्धि पाना, नाम कमाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता। अपने परिवार की देखभाल करना ये तो होता ही नहीं है। तो जो महान व्यक्ति होता है, जो महापुरुष होते हैं लोग या महान व्यक्तित्व होते हैं, वो मानवता के मूल्यों को समझना। मानवता के मूल्य क्या है जी? सत्य निष्ठा, यहाँ लिखा है ना, यही मानवता के मूल्य है। सत्य निष्ठा का गुण होना चाहिए, यानी सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाला, सत्य बोलने वाला, करुणा, लोगों को जब दुखी देखे, लोगों को कष्ट में देखे तो उसके मन में दया की भावना आना चाहिए, सहानुभूति की भावना आना चाहिए, सहायता करना चाहिए। साहस, किसी के साथ किसी से डरे मत। अगर वो सच्चा है तो हिम्मत के साथ वो आगे बढ़े। तो साहस होता है, समर्पण होता है। ठीक है, अपने अपना सब चीज खो देता है, निछावर कर देता है, लेकिन सत्य के मार्ग पे चलता है, लोगों की मदद करता है। तो यही गुण कहलाता है बच्चों मानवता का गुण। सत्य, निष्ठा, करुणा, साहस और समर्पण। ठीक, इसीलिए ये जो अभी बताए ना, वही मानव मूल्य कहलाता है। सत्य, निष्ठा, करुणा, साहस। ठीक, तो वो ऐसे व्यक्ति मानवता के मूल्य को समझते हैं जो महान व्यक्तित्व के होते हैं। महान व्यक्तित्व की एक विशेषता होती है खाली स्थान। अब महान व्यक्तित्व में अभी मैंने बताया विशेषता अभाविता, बुद्धिमता, समर्पण, अहंकार। तो अभी मैंने 3-4 विशेषता बताया ना। एक तो समर्पण बताया, तो समर्पण ही ऑप्शन में दिया है। दूसरा क्या बताया? सत्य निष्ठा। वो लोग सत्यनिष्ठ होते हैं, सत्य आचरण करते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं और हमेशा सच का साथ देते हैं। ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं सत्यनिष्ठ, जो सत्य के प्रति विश्वास करें, निष्ठ रहे, अडिग रहे, सच का रास्ता कभी मत छोड़े, वो कहलाता है सत्यनिष्ठ। समर्पण यानी जो सत्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दे, निछावर कर दे, अर्पित कर दे, त्याग दे, वो कहलाता है समर्पण। तो समर्पण का भी गुण होता है। दूसरा साहस का गुण होता है। और चौथा क्या लिखा था? करुणा। लोगों को कष्ट में देखकर उसके मन में दया का भावना आना चाहिए और उसकी सहायता करे। केवल दया का भावना आए लेकिन मदद न करे, सहायता न करे, यथाशक्ति अपने से जैसा बन सकता है, तो वो करुणा नहीं है। करुणा, दया आने के साथ साथ उसका मदद करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये है करुणा। तो इन चारों में से समर्पण दिया है, तो यही इसका उत्तर हुआ। ठीक, तो महान व्यक्तित्व के कुल 4 क्या दिया है विशेषता, इस अनुच्छेद में आया है। चलिए देखिए, महात्मा गांधी खाली स्थान के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। अहिंसा, हिंसा, असत्यता, विद्रोह। सही उत्तर होगा अहिंसा।
इस अनुच्छेद में भी मेरे ख्याल से आया है। देखो, उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाई, लिखा है ना। तो किस मार्ग पे चलते थे? सत्य और अहिंसा, यानी हमेशा सत्य बोलते थे। और अहिंसा का मतलब क्या होता है ये भी जान लो बच्चों। अहिंसा मतलब होता है न मारना। सरल शब्द में कहें तो किसी को न मारना। न मारना का एक और होता है कष्ट न देना। कष्ट न देना, ठीक है। तो अब कष्ट देना या न मारना का एक अर्थ होता है, मारना का मतलब किसी को कष्ट, मारना माने हाथ पैर से मारना, डंडे से मारना, ये हो गया। लेकिन मारने से क्या होता है, किसी को कष्ट पहुंचता है, दुख मिलता है। तो दुख मारने बस से नहीं मिलता, याद रखना। हम किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो भी सामने वाला को कष्ट होगा, दुखी होगा कि नहीं होगा? दुखी हो रहा है, दुखी हो, दुख होना किसी को किसी भी चीज से, तो वो कष्ट होता है। तुम किसी को गाली दे रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी का हंसी उड़ा रहे हो, मजाक बना रहे हो, तो भी सामने वाले को दुख होता है। होता है। किसी का हक छीन रहे हो, किसी का अधिकार छीनोगे तो भी उसको दुख होगा। किसी से भेदभाव करोगे, तो किसी से भेदभाव करोगे तो भी उसको दुख होगा। तो चाहे अपने किसी भी कार्य से, किसी भी, चाहे वो व्यवहार से हो, किसी भी कार्य से हो, अगर किसी को दुख दे रहे हो तो वो हिंसा कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? हिंसा। और इस तरह किसी भी अपने व्यवहार से, अपने व्यवहार से, किसी भी तरह के व्यवहार से किसी को कष्ट न देना, दुख न देना कहलाता है अहिंसा। ठीक। तो अपने व्यवहार से किसी को कष्ट या दुख न देना अहिंसा है, और किसी को अपने व्यवहार से कष्ट देना, दुख देना, सताना, भेदभाव करना, ये हिंसा है। तो याद रखो, जब भी किसी का तुम मजाक उड़ा रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, किसी को मार रहे हो, तो तुम उसके प्रति हिंसा कर रहे हो। महात्मा गांधी जी बोलते थे कि किसी के प्रति हिंसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अहिंसा के रास्ते पे चलो। ये अपने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से किसी को दुख न पहुंचे, ऐसा आचरण या व्यवहार करो, तो वही अहिंसा है। तो महात्मा गांधी जी ऐसा करते थे। देखो, संघर्ष का अर्थ खाली स्थान है। संघर्ष का अर्थ सहयोग, प्रयास, आराम, संतोष। संघर्ष का अर्थ होता है बच्चों प्रयास करना। संघर्ष करने वाला क्या करता है? प्रयास करता है। जब तक उसका लक्ष्य न मिल जाए तब तक प्रयास करता है। आप लोग अभी संघर्ष कर रहे हो कि हमें किसी न किसी तरह नवोदय की परीक्षा पास करना है। नवोदय का जो परीक्षा है उसको पास करना है। नवोदय की परीक्षा पास करना तुम्हारा लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य है। और इतना सुबह सुबह ठंड में उठ कर पढ़ रहे हो, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, ये संघर्ष कर रहे हो, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर करके मेहनत कर रहे हो, तो वो क्या है? संघर्ष है, प्रयास है, ट्राई, मेहनत, ठीक है, प्रयत्न, यत्न भी बोलते हैं उसी को। तो संघर्ष का अर्थ क्या हुआ? प्रयास करना, यत्न करना, कोशिश करना, मेहनत करना। चलिए अगला देखें बच्चों, 70 नंबर का प्रश्न, स्वतंत्रता का विलोमार्थक शब्द है। स्वतंत्रता माने जो आजाद है, किसी के बस में नहीं है, वो स्वतंत्रता है। तो बंधन, भाई जो किसी के बस में है, बंधन में है, गाय बैल को खेत खार में चरने के लिए छोड़ दिए तो वो स्वतंत्र हो गए वो लोग, और घर में ला के रस्सी से बांध दिए तो बंधन में हो गए। तो स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? बंधन होगा। आजादी स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द है। स्वराज स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द है। स्वाधीनता स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द है। ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं स्वतंत्रता का। स्वतंत्र होना, आजाद होना। स्वराज माने अपने हिसाब से राज करना, अपने हिसाब से कहीं आना जाना। स्वाधीनता अपने अधीन होना, स्व अधीन,
ये दो शब्दों से मिलकर बना है स्व और अधीन, लास्ट में ता प्रत्यय जुड़ा है। तो जो अपने अधीन हो, अपना नियम स्वयं बनाए, अपने मन से काम करे, वो स्वाधीन है। स्वराज अपने हिसाब से राज करना, शासन करना, आजादी। तो ये स्वतंत्रता के पर्यायवाची शब्द हैं। बंधन इसका विलोमार्थक हो गया, विलोम शब्द। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इस अनुच्छेद के कुछ कठिन शब्द। यहाँ लिखा है उनका जीवन संघर्ष और बलिदान की मिसाल है। यहाँ मिसाल शब्द आया, मिसाल का एक सरल शब्द बताओ। मिसाल की जगह में और क्या शब्द लिखा जा सकता था? मिसाल का पर्यायवाची शब्द कहूं तो बताओ। मिसाल का अर्थ क्या होता है? मिसाल का मायने क्या होता है? मिसाल का शब्दार्थ क्या होता है? माइक ऑन करो जो बच्चे जानते हो और बताओ मिसाल शब्द का अर्थ क्या होता है। इस अनुच्छेद में वो शब्द आया है और नहीं पता? चलो देखो, यहाँ लिखा है महात्मा गांधी एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का उदाहरण है। तो उदाहरण को बोलते हैं बच्चों मिसाल। और मिसाल के लिए एक और शब्द आया है आदर्श। क्या आया है? आदर्श। तो मिसाल है, आदर्श है, उदाहरण है। मिसाल के लिए सही अगर अर्थ कहें तो उदाहरण कह सकते हैं। मिसाल बनना, मिसाल क्या होता है? जिसको देखकर लोग सीखें, उसी की तरह, उसी के जैसे रास्ते पर चलना सीखें, उसी के जैसा बनना सीखें, तो वो मिसाल होता है। आदर्श भी इसका एक पर्यायवाची शब्द है, उदाहरण भी एक पर्यायवाची शब्द। तो याद रखो, मिसाल माने उदाहरण या आदर्श। ठीक है। चलिए, एक शब्द आया है बच्चों स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ किसी बच्चे को पता हो तो माइक ऑन करके इसका अर्थ बताओ। आत्मनिर्भर। बहुत बढ़िया उत्तर, आत्मनिर्भर को और थोड़ा सा स्पष्ट करो वेदांत, कुछ उदाहरण देके। आत्मनिर्भर, स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंड, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ डिपेंड। स्वावलंबन, आत्मनिर्भर। आत्म माने होता है बच्चों स्वयं, स्वयं। आत्म माने स्वयं, स्व माने भी होता है स्वयं। तो जो स्वयं पर निर्भर हो, किसी भी अपनी आवश्यकता के लिए जो स्वयं पर निर्भर हो, वो आत्मनिर्भर कहलाता है। ठीक है। अब जैसे तुमको कुछ जरूरत पड़ गया और उसके लिए कह रहे हो कि दूसरे से कि ये दे दो, मुझे जरूरत है, जबकि उस काम को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया, अब वो कपड़ा गंदा हो गया तो उसको स्वयं भी धो सकते हो, इतना क्षमता है तुम में। अब उसको निकाल दिया और कह रहे मम्मी को, तो मम्मी मेरा कपड़ा धो देना, गंदा हो गया। तो धो रहे हो तो दूसरे पर निर्भर हो तुम, दूसरे को दे रहे हो ना धोने के लिए, तो दूसरे पर निर्भर हो। अगर उस कपड़े को स्वयं धो लेते तो स्वावलंबी हो जाते। कपड़े धोने के मामले में, कपड़े धोने के कार्य के मामले में तुम स्वावलंबी, आत्मनिर्भर हो जाते। तो हम जिन जिन कामों को स्वयं कर लेते हैं, जिन जिन कार्यों को, कामों को स्वयं करते हैं, उस कार्यों में हम स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं। लेकिन जिन कार्यों को हम स्वयं नहीं करते, जबकि कर सकते हैं, करने को कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, तो वो परावलंबी है। ठीक है, हम दूसरे पर निर्भर हैं उस काम में। तो गांधी जी कहते थे कि हमको स्वावलंबी बनने का प्रयास करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके अपना जो जरूरत का काम है उसको स्वयं करना चाहिए, ये कहना था गांधी जी का। स्वावलंबी बनना चाहिए। ठीक है, अपना जितना हो सके काम, हम जिस काम को कर सकते हैं उस काम को स्वयं करें, दूसरों से ना करवाएं, तो वो स्वावलंबी है। अपना काम स्वयं करना, सिंपल सा अर्थ है। स्वावलंबन का अर्थ है कि अपना काम स्वयं करो, यही स्वावलंबी का गुण सिखाता है, यही स्वावलंबी गुण है। ठीक।
आत्मनिर्भर बोलते हैं उसे। चलिए बच्चों, इसमें और कुछ कुछ शब्द आए हैं, उनको देख लेते हैं। एक शब्द आया है महान व्यक्तित्व, वह होता है। व्यक्तित्व क्या है? तो अच्छा गुण, अच्छे गुण। जिन बच, जिन 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 पुरुषों में या जिस मनुष्यों में ये जो अच्छे गुण है, उच्च नैतिक मूल्य बोलते हैं। यानी इस समाज में जो उच्च नियम, सामाजिक जो नियम बना है, नैतिक मूल्य, जो आदर्श व्यक्तित्व की विशेषता क्या क्या बताया है? सत्य, निष्ठा, करुणा, साहस, समर्पण, 4 चीज बताया है। तो इनका जो जीवन में अच्छा पालन करता है, अपने जीवन में पालन करता है, वो महान व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या होता है? मानव का जो गुण होता है, मानवीय गुण कहलाता है व्यक्तित्व। अब मानवीय गुण दो तरीका से हो सकते हैं, एक अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो जिसमें बुरा गुण है, खराब गुण है, गलत आदत है, तो उसका व्यक्तित्व खराब है कहलाएगा जी। खराब व्यक्तित्व का आदमी है, ऐसे बोलेंगे। और जिनमें अच्छे गुण हो, अच्छे मानवीय गुण हो, जो मानव की सहायता करे, मानव की का हित हो जिसमें, ऐसे गुण कहलाएंगे अच्छे गुण या नैतिक गुण, अच्छे मानवीय गुण कहलाएंगे। तो ऐसे गुण अगर जिस व्यक्ति में हो, वो कहलाता है महान व्यक्ति। ठीक है, तो व्यक्तित्व एक प्रकार का मानवीय गुण है। अब मानवीय गुण दो प्रकार के होते हैं, अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं। तो जिनमें अच्छे गुण है, मानवीय गुण, वो महान व्यक्तित्व कहलाएंगे, और जिनमें खराब है तो खराब व्यक्तित्व कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने इसमें पढ़ा महात्मा गांधी जी के बारे में। चलिए बच्चों, आते हैं अब अनुच्छेद 3 में। सभी बच्चे ध्यान से सुनना। कठिन शब्दों को पढ़ना नहीं जानते तो पढ़ा, जब मैं पढ़ के सुनाता हूँ तो उन शब्दों को याद भी रखना कि इसको ऐसे पढ़ते हैं। चलिए पढ़े भाई अनुच्छेद 3। हाँ, स्वस्थ जीवन, ये थोड़ा व में आ की मात्रा लिख दिया है, ये गलत प्रिंट हुआ है ना। स्वस्थ जीवन में व में आ की मात्रा नहीं होती। तो चलो पढ़ते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यायाम एक महत्वपूर्ण अंग है। नियमित व्यायाम करने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होती है, जैसे कि रक्त चालित्र बेहतर होता है, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है और शरीर की सामान्य क्षमता में वृद्धि होती है। व्यायाम करने से मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, जैसे कि तनाव कम होता है और खुशियों का स्तर बढ़ता है। यह हमें सकारात्मक मानसिकता प्रदान करता है और स्वस्थ जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। व्यायाम के लिए विभिन्न विकल्प होते हैं। व्यायाम के लिए विभिन्न विकल्प होते हैं, जैसे कि योग, ध्यान, जिम और बाहरी खेल। हर कोई अपनी पसंद के अनुसार व्यायाम का चयन कर सकता है। तो देखो, व्यायाम एक शब्द है जिसे बोलते हैं कसरत। एक शब्द क्या है व्यायाम के लिए जी? कसरत। तो ये भी याद रखना बच्चों, व्यायाम को ही क्या बोलते हैं? कसरत। तो कसरत के बहुत सारे रूप हैं, विभिन्न विकल्प लिखा है ना, विकल्प यानी विकल्प है, रूप है। ठीक है, क्या क्या बताया है? कोई योग करता है, योगा देखे हो, कोई ध्यान करता है आंख बंद करके, पालथी मोड़ के आंख बंद करके ध्यान करता है भगवान का, या कहीं भी जिम में जाता है कोई, तो कोई बाहरी खेल, कोई भी खेल हो सकता है बाहर में जो मैदान में खेलते हैं। तो ये सभी क्या है? व्यायाम है। अब लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार व्यायाम करते हैं। चलिए प्रश्न की ओर आते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यायाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें आलसी बनाता है। तो लोग व्यायाम आलसी बनने के लिए करते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है।
तो ऑप्शन में लिखा हुआ है कि यह शारीरिक और अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है। देखो, व्यायाम करने से मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह शारीरिक, हमारे शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य में सुधार करता है। ठीक है? शरीर के अंदर कोई रोग है, बीमारी है, तो उसे ठीक करता है, तो वो शारीरिक सुधार हुआ जी। मानसिक सुधार क्या है बच्चों? तो मन में जो टेंशन है, तनाव बोलते हैं, हिंदी में तनाव, इंग्लिश में टेंशन। सब लोग आजकल छत्तीसगढ़ी में भी लोग टेंशन बोलते हैं। बहुत टेंशन हैगा काम के, ऐसे करके तुम लोगों को अभी पढ़ाई का टेंशन है। रोज पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, परीक्षा की टेंशन है ना भाई। तो उसी तरह जो मन में होने वाला जो बीमारी है वो कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य, और जो शरीर को जो बीमारी होता है वो शारीरिक है जी। तो शरीर में होने वाला बीमारी और मन के बीमारी का क्या नाम है? टेंशन, तनाव, और बहुत सारी बीमारी होते हैं मन में। तो इन बीमारियों को ठीक करता है क्या? व्यायाम। कसरत करने से हमारे शरीर का बीमारी भी ठीक होता है और मन का जो तनाव है, टेंशन में चिंता है, वो भी दूर होता है। तो यही इसका उत्तर है बच्चों। यह तनाव को बढ़ाता है लिखा है, तो व्यायाम करने से टेंशन बढ़ता नहीं है, घटता है। यह ऊर्जा को कम करता है, तो ऊर्जा कम नहीं करता, ये बढ़ाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ता है लिखा है ना भाई, ऊर्जा में वृद्धि होती है। चलो प्रश्न देखें, खाली स्थान से तनाव कम होता है। तनाव टीवी देखने से, सोने से, व्यायाम से, मोबाइल चलाने से। अब देखो बच्चों, अगर मैं कहूं तनाव, तो ये सभी काम करने से तनाव कम होता है, लेकिन अनुच्छेद क्या कह रहा है इसके आधार पे उत्तर देना है। मोबाइल चलाते हैं तो देखना भाई, मन अच्छा लगता है, किसी को मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, उसमें वीडियो देखे, गेम खेले, तो मन मजा आता है ना। तो मोबाइल चलाने से भी टेंशन दूर होता है, सोने से भी टेंशन दूर हो जाता है। सो जाओ, ज्यादा चिंता है, टेंशन है दिमाग में, टीवी देखो तो भी बढ़िया, अच्छा कार्यक्रम देखोगे तो टेंशन कम होता है, तनाव कम होता है। लेकिन इसके बारे में तो अनुच्छेद में नहीं लिखा है ना। अनुच्छेद में क्या लिखा है कि व्यायाम करने से तनाव कम होता है करके लिखा है। तो ये जो अनुच्छेद में दिया है, हमें उससे मतलब है। ठीक, जैसे लिखा है यहाँ कि व्यायाम करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जैसे कि तनाव कम होता है। तो यहाँ व्यायाम के बारे में चर्चा हो रहा है इस अनुच्छेद में, तो व्यायाम इसका उत्तर होगा। ठीक, तो समझ गए, मानसिक तनाव किससे कम होता है? अनुच्छेद के अनुसार व्यायाम से। अगला देखें, व्यायाम से मानसिक क्षमता खाली स्थान है। व्यायाम से मानसिक क्षमता कम होती है, बढ़ती है, स्थिर रहती, प्रभावित नहीं होती। तो व्यायाम करोगे तो मानसिक क्षमता बढ़ती है। मानसिक क्षमता का मतलब क्या है बच्चों? सोचने समझने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता। तो तुम लोग क्या करते हो जी? प्रश्न उत्तर पढ़ पढ़ के, समझ समझ के उसको दिमाग में याद रखते हो ना। तो व्यायाम करोगे तो तुम्हारा याददाश्त, याद करने की क्षमता बढ़ेगा। इसीलिए योगा करना चाहिए। भ्रामरी, उसका योगासन एक होता है भ्रामरी, कान में अंगूठा डाल के, आंख को बाकी 4 उंगली से बंद करके, सांस अंदर भर के ओम का जाप करते हैं ना। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा मस्तिष्क में कंपन होता है। तो कंपन होने से उसमें क्या होता है, उसका जो कोशिका है, मस्तिष्क जिन कोशिकाओं से बना है वो एक्टिव हो जाते हैं। अधिक से अधिक कोशिका एक्टिव होंगे हमारे मस्तिष्क के, तो उसका जो याददाश्त की क्षमता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। ज्ञान धारण की क्षमता है, उसमें ज्ञान रखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए व्यायाम करना चाहिए, चाहे योगा करो या बाहरी खेल खेलो, अच्छे से मस्त दौड़ कूद करो, ये सब व्यायाम है। तो व्यायाम करने से हमारी जो बुद्धि है बच्चों, बुद्धि लब्धि है, याद करने की क्षमता बढ़ती है। याद रखो, इसलिए मस्त खेला कूदा करो समय निकाल के बीच बीच। ठीक,
तो ये है व्यायाम से मानसिक क्षमता बढ़ती है, घटती नहीं है ना, कम नहीं होती। चलो अगला देखें, बेहतर खाली स्थान, यहाँ बेहतर का पर्यायवाची शब्द है, बेहतर का पर्यायवाची शब्द बोला है, तो बेहतर का होगा बच्चों, उत्तर होगा उत्तम। यह बेहतर है, यह उत्तम है, यह अच्छा है। बेहतर, अच्छा, उत्तम ये पर्यायवाची शब्द है। सामान्य, खराब, बुरा ये नहीं होगा। बोलते हैं ना, ये ले ले, ये बेहतर है। ठीक है, मान लो दो तीन चीज पढ़ा, दो चीज पढ़ा है, अब उसमें जो चीज दोनों में जो सबसे अच्छा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेहतर बोलेंगे। मान लो इस तरह एक शर्ट है, यहीं पर एक और शर्ट है, ठीक है, अब ये शर्ट ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, नहीं रे ये वाला ले ले, ये बेहतर है, ये उत्तम है, यह अच्छा है, इससे अच्छा है ये। तो उस वहीं पर ये शब्द प्रयोग करते हैं, बेहतर है, अच्छा है, उत्तम है। तो कोई भी चीज अच्छा है, ज्यादा उत्तम है, बेस्ट है, बेटर है, ठीक है, तो ये शब्द आता है। चलो भाई ध्यान से देखो, तनाव का विपरीत है, तनाव का विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द देखना है। तो तनाव को ही तो चिंता बोलते हैं, तो समानार्थी शब्द। चिंता को ही अवसाद बोलते हैं बच्चों, याद रखना इसको। अवसाद एक कठिन शब्द है, तो चिंता माने ही तनाव को ही अवसाद भी बोला जाता है। क्रोध तो माने गुस्सा होता है, तो तनाव का उल्टा शांति होगा। क्या होगा, शांति। वह टेंशन में है कह रहे हैं, तनाव माने क्या है, टेंशन में। अब कोई आदमी शांत है, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो तनाव का उल्टा क्या हुआ, शांति। जिसके मन में कोई चिंता नहीं है तो वो शांत है, और जिसके मन में चिंता है तो चिंता को ही बोलते हैं तनाव। ठीक, ये इसका आंसर होगा बच्चों। तो इस तरह से इस अनुच्छेद के पांच पांच प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं भाई, इसमें कोई कठिन शब्द हो जो लगे कि नहीं इसको बताना चाहिए। यहाँ लिखा है बच्चों, जैसे कि रक्त चालित्र बेहतर होता है। यह रक्त चालित्र का मतलब क्या हुआ, कोई बच्चे अगर जानते होंगे तो कृपया माइक ऑन करके बताओ, फिर इस पर कुछ मैं बताऊंगा। चलिए, नहीं बता रहे हो। रक्त माने होता है बच्चों खून, खून को क्या बोलते हैं, रक्त। खून को क्या बोला जाता है, रक्त। तो हमारे नसों में खून बहते हैं, हमारे शरीर के अंदर नसों के अंदर ही खून बहता है, याद रखना, ऐसे खुला नहीं बह रहा है। तो नसों के अंदर खून बहने की जो क्षमता है वो अच्छे से होता है। क्या है, नसों के अंदर भी कभी कभी इस तरह कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, चर्बी जम जाता है, ठीक है। तो नसों के अंदर खून, अब भाई रास्ता में बाधा आ जाएगा तो अच्छे से बहेगा क्या, बीच बीच में नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं इस तरह, तो जो रक्त है यानी खून है नस के अंदर अच्छे से बह नहीं पाता। और जब हम व्यायाम करते हैं बच्चों, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो पिघल के खत्म हो जाता है, तो फिर हमारे नसों में जो रक्त है, खून है, बढ़िया से बहने लगता है। तो ये रक्त चालित्र का मतलब रक्त के चलने की, चलना, रक्त का बहना बेहतर होता है। कब, जब व्यायाम करोगे तब, समझ आया। तो रक्त चालित्र माने रक्त चलना, रक्त का बहना, खून का नसों में बहना अच्छा होता है, अच्छे से बहता है खून। अब अच्छे से बहेगा तो हमारे शरीर को अच्छा ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है, शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। इसीलिए व्यायाम करना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक, तो चलो भाई, ये तो हो गया हमारा। अब आते हैं अंतिम अनुच्छेद में, क्योंकि समय भी कम बचा है। अनुच्छेद पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। बाओबाब पेड़, जिसे जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है, अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तीन देशों का नाम आया, अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। यह पेड़ अपनी विशाल तने और उल्टे लटके पेड़ जैसे
अनूठे आकार के लिए प्रसिद्ध है। बाओबाब के तने का व्यास 30 फीट तक हो सकता है। व्यास यानी जैसे ये पेड़ है, तना है, तो इसका ये जो चौड़ाई है ऐसे, इसका एक गोल तो होता है ना भाई, तो इसलिए व्यास बोलते हैं। किसी भी वृत्त के केंद्र से होने जाने वाली जो जीवा है, बाद में गणित में पढ़ाएंगे, यही व्यास कहलाता है। तो बाओबाब के तने का व्यास 30 फीट तक होता है। 30 फीट सोचो कितना लंबा है। यह 5000 साल तक जीवित रह सकता है। इसकी अनूठी विशेषता इसका तना है, जो पानी संग्रहण की अद्भुत क्षमता रखता है, जिससे यह पेड़ जिससे यह पेड़ सूखे के दौरान भी जीवित रह सकता है। एक बड़े बाओबाब पेड़ में 32,000 गैलन तक पानी संग्रहित हो सकता है। इसके अलावा बाओबाब की छाल, पत्तियां और फल विभिन्न औषधीय और पोषणीय उपयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये हो गया बच्चों बाओबाब के पेड़ के बारे में बहुत सारा जानकारी। अंत में मैं तुम लोगों को इसका फोटो भी बताऊंगा कि बाओबाब पेड़ कैसा होता है। चलो पहले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, बाओबाब का पेड़ कहाँ नहीं पाया जाता है लिखा है। तो देखो मैं 2 बार दोहराया हूं उसको। अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, तो ये तीनों लिखा है, न्यूजीलैंड नहीं लिखा है। अनुच्छेद को देख लो रे भैया, यहाँ पर अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये तीनों का तो नाम लिखा है, न्यूजीलैंड का नाम नहीं लिखा है, तो यही इसका सही उत्तर हुआ। सरल था प्रश्न। बाओबाब पेड़ के खाली स्थान में पानी संग्रहण की अद्भुत क्षमता होती है। जड़ों में, तनों में, पत्तियों में, फलों में तो स्पष्ट रूप से आया है, पढ़े हो। तनों के अंदर, किसमें? तनों में। देख लो भाई, इसकी तनों में ये लिखा है। इसकी अनूठी क्षमता विशेषता होती है इसका तना, जो पानी संग्रहण की अद्भुत क्षमता रखता है। तो ये पानी संग्रहण की क्षमता तनों में होती है। अब संग्रहण का अर्थ खाली स्थान के समय है संग्रहण करना। संग्रहण माने होता है एक तो इकट्ठा, सरल भाषा में कहूं तो इकट्ठा करना। तो अर्थ हो गया बच्चों भंडारण। संग्रहण करना, इकट्ठा करना, भंडारण करना, कलेक्ट करना इंग्लिश में बोलते हैं, कलेक्ट करना, तो ये कहलाता है भंडारण करना। हमारे जमाने में, पहले जमाने में क्या करते थे जी, जब धान किसान का हो जाता था तो धान, अब जैसे मंडी वंडी है तो मंडी में ले जाकर बेच देते हैं सब धान को, ठीक है। तो पहले जमाने में धान को भंडारण करने का कोठी होता था, हमारे तरफ कोठी बोलते थे उसको, ठीक है। घरों में कोठी बना के रखते थे और उस कोठी में लाके धान को अच्छे से सुखा के भर कर रखते थे, और साल भर उसमें से धान निकलवाए, मिल में कुटवाए और कुटवा कुटवा के खाते थे। जरूरत पड़ता था तो बेचते भी थे, पैसा की जरूरत पड़ता था तो दुकान में बेचते थे। तो ये भंडारण माने इकट्ठा करना, संग्रहण करना, ये है इसका अर्थ। चलिए बच्चों 79 नंबर का प्रश्न, औषधि के रूप में इस पेड़ के कौन से भाग का उपयोग नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, नहीं करते, किसका? पत्तियां, फल, छाल, तो क्या होगा? तना। क्योंकि देखो यहाँ तो लिखा है भैया अनुच्छेद में, क्या क्या? तो छाल, पत्ती और फल। छाल, पत्ती और फल, ये 3 चीजों का उपयोग औषधि और पोषणीय उपयोग में होता है, ठीक है। तो औषधि के रूप में ये पत्ती का, छाल का, फल का उपयोग होता है, लेकिन तना का उपयोग औषधि यानी कि दवाई बनाने के लिए नहीं होता। पोषणीय, पोषणीय का मतलब कोई बता सकते हो?
औषधि का तो समझ गए, औषधि यानी विभिन्न बीमारियों की इलाज के लिए जो दवाई बनाते हैं वो दवा औषधि कहलाता है। पोषणीय का अर्थ क्या पोषण हुआ? भरी पोषण हाँ तो भरी हाँ तो बताओ ना, किसको पोषण का अर्थ क्या हो रहा है, उदाहरण से बताओ। जैसे देखो, आम, तो आम का पेड़, तो आम का पेड़ है तो आम का जो फल है, आम का फल, हम आम के फल को खा करके अपना पोषण करते हैं। आम के फल को खाते हो तो तुमको उससे एनर्जी, ऊर्जा मिलता है कि नहीं मिलता, विटामिन प्रोटीन मिलता है ना। तो जिस चीज को हम खाते हैं बच्चों, जिस चीज को, पेड़ पौधों के जिस भाग को खा करके हम अपना पोषण करते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपने शरीर की जरूरत की पूर्ति करते हैं, चाहे वो विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा किसी भी रूप में हो, पोषक पोषक तत्व जिससे प्राप्त करते हैं। पोषक तत्व में क्या क्या आता है देखो, कार्बोहाइड्रेट, एक बार मैं बताया था कई बार, कार्बोहाइड्रेट ये पोषक तत्व है, प्रोटीन क्या है, पोषक तत्व है, विटामिन क्या है, पोषक तत्व है, खनिज क्या है, पोषक तत्व है, खनिज, नमक क्या है, पोषक तत्व है, पानी क्या है, पोषक तत्व है। तो ये सभी पोषक तत्व हैं। ये पोषक तत्व को, इन पोषक तत्वों की जरूरत हमारे शरीर को होता है, इसके बगैर हमारा शरीर काम नहीं करेगा। तो ये चीज हम जहां से प्राप्त करते हैं, चाहे फल खा के प्राप्त करें, ठीक है, या जड़ खा के प्राप्त करें, जैसे कांदा खाते हो, मूली खाते हो, गाजर खाते हो, तो मूली गाजर क्या है, जड़ है, तो उसका जड़ पोषणीय है, गाजर मूली का जड़ पोषणीय है। हाँ? फूल गोभी का फूल पोषणीय है, सेव का सेव का फल पोषणीय है। तो जिससे हम पोषण पाते हैं, जिसको भोजन के रूप में, आहार के रूप में खाते हैं, वो पोषणीय है, और जिसको दवाई बना के खाते हैं वो औषधि है। समझ आया? समझ आया? अब मुझे बता, तुलसी का पौधा है, तो तुलसी का पत्ता क्या है, औषधि है कि पोषणीय है? बता दी। औषधि औषधि नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ का फल क्या है, पोषणीय है कि औषधि है? औषधि नीम का फल औषधि का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों, जिनसे हमारा पोषण होता है, यानी हम जिनको आहार के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे के जिस भाग को, वो पोषणीय भाग हो गया, और जिन भागों का हम लोग औषधि बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, वो औषधि हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप समझ गए होंगे। अब भविष्य में कभी, चलो न पहले इसको आते हैं ना, भाव बाप का तो बताऊंगा, तुम लोगों को टेंशन मत लो। बड़े शब्द खाली स्थान है, बड़े शब्द को बताओ, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, क्रिया है? विशेषण बिल्कुल सही जवाब, बड़े शब्द विशेषण है। तो किसका विशेषता बता रहा है, मुझे बता सकते हो, बड़े शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? भाई विशेषण है तो किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बता रहा होगा। तो इसमें कहाँ पर बड़े शब्द आया है ये देखो, और वो कौन से बड़े शब्द, कौन, कहाँ पर आया है, आया है इस, हाँ यहाँ पर लिखा हाँ है देखो, बड़े तो एक बड़े बाओबाब पेड़ में 32,000 गैलन तक पानी संग्रहित हो सकता है। एक बड़े बाओबाब, तो बाओबाब का पेड़ क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया, क्योंकि एक वस्तु का नाम है, मान के चलो एक जीव का नाम है, प्राणी का नाम है, भाई पेड़ एक प्राणी होता है। तो बड़ा है यानी उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है बड़े शब्द, इसलिए विशेषण हुआ, ठीक है। तो इस तरह बच्चों, ये बहुत ही मजेदार अनुच्छेद, यहीं पर समाप्त नहीं करेंगे तुम लोगों को अभी, इसका पहले मैं बताता हूँ क्या, फोटो, ये देखो बच्चों, ये है बाओबाब का पेड़, जो कि अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में पाया जाता है। अब इसका और दिखा देता हूँ, देखो देखो, वो आदमी कितना छोटा दिखाई दे रहा है पेड़ के सामने। सोचो 30 फीट उसका व्यास होता है, ऐसे करके नापेंगे ना तो ये 30 फीट तक होता है व्यास।
इतना लंबा, माने इसका जो चौड़ाई है पेड़ का वो होता है। अब इसमें 30,000 कितना गैलन लिखा है उसमें, तो उतना गैलन पानी अंदर भरा रहता है समझो इसके। ये समझो पानी का टंकी है जी, समझ रहे हो? जैसे पानी का टंकी होता है ना गोल वाला, घरों में हम लोग लगाते हैं सिंटेक्स वगैरह का, तो उसमें पानी भरा रहता है, ऐसे ही इस पेड़ के तने के अंदर पानी भरा रहता है। इसीलिए सूखा पड़ जाए कुछ भी आ जाए ये जिंदा रहता है बढ़िया। तो यही बाओबाब का पेड़ है बच्चों। ये देखो कितना बड़ा दिख रहा है, ठीक है, दूर से इसका फोटो लिया गया है तो इतना बड़ा है। और ये पास वाला तुम लोगों को बताया, ये आदमी खड़ा है पास में, और ये उसका जंगल टाइप का दिख रहा है देखो, ठीक। तो ये है बच्चों बाओबाब का पेड़, और तुम लोगों को दर्शन करा दिया बाओबाब के पेड़ का। तो आज का क्लास अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा जी? क्लास मजा आया? यस सर। यस सर।